खुश आमदीद, सुबह खैर जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ईद के बाद जब हम आए हैं आज तो कोशिश यही की कि ईद की बातें ना हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोशिश हम ये करते हैं कि आपको कोई अच्छी बातें जो है करके जाएं, इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी दें जो आपके आगे तक जो है वो काम आए। तो भाई ईद पे खाने भी बन गए, दावतें भी हो गई और नई नई डिशेस जो हैं वो भी ट्राई हो गई। और ऐसा भी है यकीनन हम सबके साथ कि कभी हमारे यहाँ जो गोश्त होता है वो ट्वाइस अ वीक बनता है या थ्राइस इन अ मंथ कह लें, यानी रोज़ाना जो है हम गोश्त नहीं खाते हैं। मगर ईद जब हो और बकरा ईद हो तो कोशिश यही की जाती है जो भी डिश जो है उसे ट्राई किया जाए तो वो गोश्त की ही बनी हुई हो। तो जब गोश्त हम डेली बेसिस पे जब खाना शुरू करते हैं और एकदम से हम जब खाते हैं तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते उस तरह से, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमें समझ नहीं आता कि भाई हम उसको किस तरह प्रिजर्व करें, हम कब खाएं और किस तरह खाएं और कितना खाना चाहिए। और उसके साथ साथ अभी हमारी और भी पार्टीज और दावतें बाकी हैं, क्योंकि अभी जो वीकेंड आने वाला है तो उस पर बारबेक्यू भी करने का हमने प्लान किया हुआ है। तो यकीनन आप सबने भी इस तरह की कोई प्लानिंग रखी हुई होंगी, मगर मैं चाहूंगी कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो कि आगे आने वाले वीक में आपके लिए हेल्पफुल हो और अभी जो इन मसाइल से गुजर रहे हैं वो उन मसलों को हल कर लें। तो आज हम बात करेंगे भाई कुर्बानी का गोश्त कब सेहत बख्श होता है और कब आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपकी सुबह का आगाज अच्छे से हो गया? अच्छे से हो गया। चलिए अच्छी बात है। डॉक्टर साहिबा कोशिश यही है कि अभी जब मैं आपसे ये बातें करूं तो लोग जो इसे देख रहे हैं उनके लिए जो है फायदेमंद ये बातें हों। सबसे पहले तो ये बताएं, बड़ी ईद के मजेदार पकवान, मगर एहतियात कितनी जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए, तो जिनको कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन के इश्यूज नहीं है जी वो तो स्लो एंड इसको एंजॉय कर सकते हैं। बट हाइपरटेंशन जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट पेशेंट्स जो भी हैं जी वो ज़रा अपने हाथ को कंट्रोल करके इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये एकदम से खाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज रखता है ये मीट। जी तो उसमें जो है ना हमें डर होता है कि हाई फैट्स की वजह से, हाई प्रोटीन की वजह से हाइपरटेंशन के मरीजों का बीपी हाई ना हो जाए। और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के अलावा, ये प्रोटीन जो यंगस्टर भी अगर खाते हैं एक्सेसिव अमाउंट में तो उनको बहुत से स्टमक इश्यूज भी होने लग जाते हैं। जी। तो तो इसको बड़ा लिमिटेड अमाउंट में खाना होता है। बकरा ईद को एंजॉय करें, एंजॉय करने से किसी ने मना नहीं किया, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज को एतदाल से इस्तेमाल करें। गोश्त हमारे पास ही है, कहते हैं कि गोश्त खत्म तो हो जाता है फिर देर तक प्रिजर्व नहीं करते, तो उस टाइम ही सारा खा लें। उस टाइम आपको उतना ही लगना जितनी आपकी जरूरत है। सही, लेकिन कोशिश ये भी तो की जाती है ना कि हमारे यहाँ ये है कि भाई 3 दिन से ज़्यादा जो है उस गोश्त का इस्तेमाल ना किया जाए, मगर अब जाहिर सी बात है दावतें भी हैं, घर में भी दावत है, रिलेटिव्स के यहाँ भी आपने जाना है, तो आप फिर किस तरह जो है एहतियात कर सकते हैं? और ख़ास तौर से आप ये बताइए, आपने यंगस्टर के हवाले से जब बात की, यंगस्टर्स जो हैं जब बकरा ईद आती है तो वही सबसे ज़्यादा बारबेक्यू भी कर रहे होते हैं, वही इन खानों को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। कोशिश करें कि इस मीट को ना ग्रिल या बेक फॉर्म में ज़्यादा लें, अगर क्योंकि ऑयली मसाले वाली चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें। और यंगस्टर के लिए बारबेक्यू, और जैसे बारबेक्यू यंगस्टर वगैरह करते हैं, बहुत से यंगस्टर्स जो है ना वाटर इंटेक बहुत कम रखते हैं साथ हम्म। में, तो डिहाइड्रेशन की वजह से उनको स्टमक इश्यूज होने चाहिए। इस मीट की, हर मीट को जो हाई प्रोटीन होती है उसको लेने के साथ आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी की जितनी अच्छी होगी हम्म। उतना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इतना अच्छा आप फूड को एंजॉय कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही आपने बात कही। डॉक्टर साहब मैं यहाँ बात करूंगी, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में वैसे ही होता है कि आपसे खाना नहीं खाया जा रहा होता, लेकिन जब ईद होती है और सारे पकवान आपके टेबल पे आपको नज़र आ रहे होते हैं और वो भी ऐसी ट्रेडिशनल डिशेस जो आप डेली बेसिस पे नहीं खाते, तो आप मजबूर होते हैं उसे खाने पे। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें और पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए। मगर ये मैं बात पूछूंगी आपसे कि एक शख्स, नॉर्मली आपसे बात करूंगी, एक शख्स कितना गोश्त जो है वो खा सकता है? देखिए, मैंने ना मीट की क्वांटिटी रखी हुई है, अगर हर कोई रखता है कि अगर आपने वन वन सर्विंग में लेना है तो कोशिश करें 120 ग्राम, 3 से 4 बोटियों का इस्तेमाल करें। हम्म। उसके बाद दोबारा से फिर ले लें, 2-3 आवर्स के बाद दोबारा इस्तेमाल करें, फिर दोबारा इस्तेमाल करें। एक साथ इतना ज्यादा गोश्त इंटेक या मीट इंटेक मत करें, उससे आपकी सेहत को नुकसान है।
और वैसे भी जो है जब हम स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील खाते हैं उतना अच्छा हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, तो जी उसमें हमारी कैलोरीज भी बर्न अच्छे तरीके से हो सकती हैं। तो वो मीट खाने से मना नहीं है, बट उसको उसको बर्न करना भी आपको इन 3 डेज में आना चाहिए, जी। उसकी कैलोरीज को। डॉक्टर साहबा हमारे साथ इस वक्त लाइव कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से माशाल्लाह डॉक्टर माहिरा ग़िज़ाइयत बहुत अच्छी तजवीज़ दे रही। मेरा मुख्तसर सवाल यह है कि बकरीद के दिनों में गोश्त के साथ साथ साइमल्टेनियसली पैरेलल वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं, जैसे बाज़ लोग कहते हैं ग्रीन टी है, कोई कहता है ड्रिंक वाटर है, कौन सी जिसको मुस्तक़िल है आप जो डाइनिंग टेबल में उस पर रख के साथ साथ लेते रहे, तो वो साथ में कोई ऐसी ग़िज़ाएं बता जो मददगार हो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर है। और अगर तबीयत खराब हो जाती है, वोमिटिंग या डायरिया हो जाता है, इस सूरत में क्या करना चाहिए? थैंक जी जी, एहसन साहब आपके सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब आपको सवाल एहसन साहब ने किया है कि जब तबीयत खराब हो और इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो क्या एहतियात रखनी चाहिए, और डाइनिंग टेबल पे जब खाने आपके सामने होते हैं तो उसके बाद आपको यही बात है कि आप हर खाना जो है खाते हैं, आप नहीं सोचते उस वक्त अपनी तबीयत का। आप कोशिश करें कि अपने हर मील के साथ योगर्ट का इस्तेमाल करें। दही प्रोबायोटिक है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना चलाने की कोशिश करता है और करता भी है। जी योगर्ट का इस्तेमाल इन डेज में, ईद के 3 डेज के बाद भी और 3 डेज में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। जो वो 3 डेज तो अब गुजर गया है, नेक्स्ट के लिए आपको यही है कि जैसे लस्सी हो जाती है, चाटी की लस्सी हो जाती है, दही आप मील खाना खाते हुए पहले दही का मतलब 4 to 5 टेबल स्पून खाएं, क्योंकि दही तो हर दस्तरखान में अवेलेबल होती है। रायते की सूरत में भी जीरा रायता, मिंट रायता, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जितना अच्छा स्ट्रांग होगा तो आप गर्ट के प्रॉब्लम से बच सकते हैं ना। जी। अच्छा डॉक्टर हिबा, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप ये बताइए कि जब हम लोग गोश्त बनाते हैं तो उसको बनाने में कौन सी ऐसी एहतियात है जो करनी चाहिए, क्योंकि गोश्त जो है अक्सर हम यही करते हैं कि बस वैसे भी आपने कहा इतना फैट होता है इसके अंदर, लेकिन हम ऑयल फिर भी उसमें ऐड करते हैं, तो क्या कोशिश करनी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए कि कौन से ऐसे मसाला जात हैं, या क्या ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें? फिर कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फैट्स होता है। तो जब हम इसको पका रहे होते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली ऑयल, आप देखते होंगे कि हांडी में आपके ऑयल आने लग जाता है। तो कोशिश करें इसको स्टीम में पकाएं और जो है ना हल्की आंच पे, और ज़्यादा इजीली आपको जो है ना उसके अंदर से हर न्यूट्रिएंट वैल्यूज आपको अवेलेबल मिलेंगी। बट कोशिश करें कि ऐसे कुकिंग ऑयल या वो ऑयल जो आपकी सेहत के लिए मुज़र है उसको मत यूज करें। इसका खुद का ऑयल आप देखेंगे फैट्स की सूरत में आपके मतलब पैन में जब आप हांडी बना रहे होते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता जी है। तो दैट विल बी इनफ फॉर मतलब एक मील के लिए वो बहुत है कि अगर आप उसको जो है ना मेक कर रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब अभी आपने खुद भी बताया कि आपने पोर्शन जो है वो डिवाइड किए हुए कि इस तरह से जो है मीट जो है उसको लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सवाल करूंगी कि हम तो डेली बेसिस पे अब खा रहे हैं ना, जिस तरह मैंने अभी शुरू में कहा कि वरना नॉर्मली हमारी जो लाइफ में गोश्त का इस्तेमाल होता है या तो हम ट्वाइस इन अ वीक बना रहे हैं या फिर एक मंथ में हम 3 दफ़ा बना लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कितना खाना चाहिए, कि आप कितने दिन खाना चाहिए, बल्कि ये बताइएगा। मैं तो एडवाइस करती हूँ कि आपने अगर पहले दिन कलेजी का इस्तेमाल किया, क्योंकि आयरन बिल्कुल एक करते सोर्स हैं। है, वो कलेजी भी दोस्त वगैरह खाते हैं, तो उसके बाद कोशिश करें रात के टाइम आपका जो है ना ग्रिल्ड के फॉर्म में अगर आपने मटन लेना, और कोशिश करें रात के टाइम थोड़ा कम खाएं, क्योंकि रात के टाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुकून चाहिए होता है, और जब हम हैवी मील ले लेते हैं उसके बाद हमारे से डाइजेशन नहीं हो रही थी और तब भी हमें डाइजेशन इश्यूज जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं किसी। तो आपने देखे ये 3-4 डेज में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में डायरिया केसेस आए हैं, जी यंगस्टर्स के भी और जो है ना ओल्ड एज के भी। क्यों? क्योंकि हाई प्रोटीन होती है, जब वो हम ज्यादा इनटेक कर रहे होते हैं तो हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, जी डायरिया स्टार्ट हो जाता है, वॉमिट स्टार्ट हो जाता है, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जी यही चीज है कि हमने 3-4 रोटियों का इस्तेमाल करना है, और यंगस्टर्स उसको पोर्शंस के साथ खाएं। और जो ओल्ड मतलब जिनको कोलेस्ट्रॉल या हाई हाई ट्राइग्लिसराइड का इशू है, यूरिक एसिड के मरीज खास तौर पे अपने आप को अगर एंजॉय करना है तो मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और विटामिन सी रिच ड्रिंक्स का इस्तेमाल साथ में करें ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई और आपका यूरिक एसिड रेज ना हो, और आपकी बॉडी जो है ना उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई, जैसे मैंने प्रोबायोटिक्स का वो ऐड करें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे एक चीज़ और कि गोश्त जो है पकाने में क्या एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर से क्या मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या इसको हाफ डन, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसे करके लोग खा रहे होते हैं, कि फुल डन होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए?
हाँ जी, मतलब इतना होना चाहिए कि वो आप इजीली आपके हाथ से वो टूट जाए, क्योंकि देखिए मीट जितना अच्छा आपका स्टीम में पकना चाहिए, उसमें कोई आपने जो है ना मतलब हाई फ्लेम पे पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर भी कुछ ना जी, कुछ चीज ऐसी रह जाती है बीच में। जी। तो उसको स्टीम आप मिट्टी की हांडी में कोशिश करें कि अपना जो है ना खाने का मतलब मीट को बनाए, उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज भी सेम रहती हैं, अच्छी रहती हैं, और आपका मीट भी अच्छे तरीके से गल जाता है। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ जो देखने में आया प्रैक्टिस है कि लोग जब डाइनिंग टेबल पे खाना लगाते हैं और दावतें होती हैं तो हम देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई होती हैं, तो इस तरह इन ड्रिंक्स का जो है इस्तेमाल कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैडम, कार्बोनेटेड और फ्रीजी ड्रिंक्स से बेहतर है कि आप जो है ना लेमन और मार्गरेटा टाइप्स, जो जैसे लेमन स्कंजी टाइप होता है, वो आप यूज करें, वो ज्यादा बेनिफिट है। जी, मैंने जैसे आपसे कहा विटामिन सी रिच ड्रिंक्स में, विटामिन सी रिच ड्रिंक्स में आपका लेमन ड्रिंक आ जाता है, वो जी। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई अच्छे तरीके से करती है। और एक और चीज, आप सारा दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, आप डिटॉक्स वाटर अपने लिए बना कर रखें, जिसमें मिंट डालें, जिंजर डालें, सही। लेमन डालें, पीच डालें। ये सारे विटामिन सी हैं जो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन रिमूव करते हैं। एक छोटी सी बात और आपसे लास्ट में पूछूंगी, बस ये बताइएगा कि ज्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि बस सब खा लो और उसके बाद ग्रीन टी पी लो, क्या कहेंगी? मैडम, ग्रीन टी पी सकते हैं, क्यों नहीं पी सकते? गर्मी इतनी ज्यादा है तो कोशिश करें कि मैं ग्रीन टी के ऑल्टरनेट यही कहूंगी कि अपने आप को, जैसे दही का इस्तेमाल है वो करें, और विटामिन सी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें एज कम्पेयर टू ग्रीन टी। बिल्कुल। सारा कुछ खा ले, ग्रीन टी इज नॉट अ मतलब सोल्यूशन। सोल्यूशन नहीं आप है। उसको अब आप ऐसे खाएं ना कि आप बीमार, देखिए बीमार हो गए तो फिर एंजॉय, ईद का तो मजा ही खराब हो गया, आपके अगले भी दिन खराब गए जहां आपने एंजॉयमेंट करनी है। बिल्कुल। तो तो इस बेहतर ये है कि आप ऐसी चीजें बैलेंस करके खाएं जिसमें आपको पता हो आपने खाया भी सब कुछ है और आप एक्टिव भी रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ थी। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया कि किस तरह से हमें गोश्त जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और जब खाना खाएं तो उसके साथ दही और पानी जो है उसका इंटेक करें और विटामिन सी का इस्तेमाल करें। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप रहिएगा हमारे साथ।